भारतवर्ष की सीमा जो है बहुत ही विस्तृत है। और वेद के संदर्भ में उन्होंने बताया कि समस्त धर्म का मूल जो है वेद है। स्मृति भी कहती है वेदो खिलो धर्म मूलम। और पंडित ओझा जी ने वैदिक विज्ञान के रहस्य का जिस रूप में उद्घाटन किया है वह अतुलनीय है। इसीलिए वस्तुतः वेद के रहस्यों को जानने के लिए ओझा जी की जो कृतियां हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत वर्षीय आर्योपाख्यान ही इंद्र विजय है, इस प्रकार से शांडिल्य जी ने बतलाया था। और आपने बताया कि वेद सर्व ज्ञानमय है, अतः कोई विषय ऐसा नहीं है जो वेद में न हो। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वेद ज्ञान राशि है, समस्त ज्ञान उसमें निहित है, तो समस्त विषय भी उसमें निश्चित रूप से निहित है। और आपने एक प्रश्न उठाया था शांडिल्य जी ने कि वेद में मानव चरित्र के समावेश होने पर भी वेद का जो अपौरुषेयत्व है उसकी हानि नहीं होती है, इसकी भी आपने चर्चा की। और वेद में इतिहास कहाँ है, इसकी चर्चा करते हुए आपने बताया कि ये जो इंद्र विजय ग्रंथ है यह इसी प्रश्न का वस्तुतः उत्तर है कि वेद में इतिहास कहाँ है। और आपने एक बात बताई शांडिल्य जी ने कि इंद्र भारतवर्ष का सनातन राजा है। उस संदर्भ में मुझे स्मरण आया कि हम राजा के लिए नरेंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां भी इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। नरानाम च नरेंद्रो हम भगवान भी कहते हैं गीता में। तो भारतवर्ष का सनातन राजा इंद्र है, इस रूप में आपने वो बतलाया। और ये भी स्पष्टतया आपने कहा कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। इसकी चर्चा प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने भी की। आर्य क्योंकि ये पाश्चात्य लोगों का एक कुचक्र है, जिस कुचक्र के तहत वो कहते हैं कि आर्य जो है बाहर से आए हैं। और एक प्रकार से हमारे ऊपर आक्षेप है कि हम अनार्य हैं। इस संदर्भ में मुझे एक घटना स्मरण आई। वो घटना यह है कि विद्यासागर जी जो कलकत्ता में थे, उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया। और बुलाया तो जब विद्यासागर जी आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उन ऑफिसर के ऑफिस में आए, तो ऑफिसर ने क्या किया, टेबल के ऊपर अपना जूता पहने हुए थे, दोनों पैर जो हैं उनके सामने करके वो बैठ गए ऑफिसर। तो खैर उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा इसका उत्तर हमको देना है इस अंग्रेज ऑफिसर को। उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया और ऐसी ही व्यवस्था की। अंग्रेज ऑफिसर के आने के पहले एक कुर्सी और टेबल लगाया और स्वयं जूता पहन करके उस कुर्सी पर बैठे और फिर टेबल के ऊपर अपना पैर रख दिया और अंग्रेज ऑफिसर के आने पर कहा कि स्वागत है, आइए बैठिए। तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा क्या बदतमीजी है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि क्या जो है तमीज है, क्या बदतमीज है, ये तो इसका ज्ञान तो हमें तो है नहीं। आर्य तो आप है, हम सब तो अनार्य है। सब व्यवहार तो हम आपसे ही सीखते हैं। आपने जो व्यवहार किया हमने सोचा कि यही व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार है, मैंने उसी का तो अनुकरण किया, कोई नई बात तो मैंने की नहीं। तो ये है पश्चिमी लोगों का एक प्रकार से कुचक्र है कि हम सबको अनार्य कहने का एक प्रकारांतर है। और इसीलिए आर्य बाहर से आए, इस प्रकार पश्चिमी लोग कहते हैं। लेकिन वस्तुतः आर्य यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और शांडिल्य जी ने एक बात बताई कि इंद्र विजय ग्रंथ के अनुसार इंद्र और वरुण ये दोनों ही जो हैं
दो जो पूर्व और पश्चिम भाग है, इन दोनों भागों के ये प्रतिनिधि है। पूर्वी भाग के प्रतिनिधि इंद्र है और पश्चिमी भाग के प्रतिनिधि वरुण है। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि वेद में विज्ञान की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम पंडित मधुसूदन ओझा जी ने ही वस्तुतः की है, और साथ ही वेद में जो इतिहास की स्थापना है वह भी पंडित मधुसूदन ओझा जी की सबसे बड़ी देन है। और सिंधु ही जो है भारत के पूर्व और पश्चिम भाग के विभाजक है, यह बात शांडिल्य जी ने भी बताई, और अभी अभी प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने भी ये बात बताई। और शांडिल्य जी ने भी आर्यावर्त और आर्यायन इन दो शब्दों की चर्चा की। और आर्यायन जो है वो ईरान जो है, वो ईरान शब्द इसी आर्यायन का अपभ्रंश है, ये भी बात आप लोगों ने बताई। डॉक्टर विकास शर्मा ने इंद्र विजय की चर्चा करते हुए बताया कि अखंड भारत का क्या परिदृश्य है, उसे इंद्र विजय एवं पौराणिक संदर्भों के आधार पर उन्होंने स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया। मध्य एशिया के ताशकंद तक किस प्रकार भारतवर्ष फैला हुआ था, इसकी भी आपने चर्चा की। और सूर्य सिद्धांत के आधार पर भी ओझा जी ने भारतवर्ष की सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया, उसकी भी चर्चा डॉक्टर विकास शर्मा ने की। और उन्होंने एक अच्छी बात बतलाई कि गंधर्व का देश जो है वो गांधार है। शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार भी जो है ये बात स्पष्ट होती है। डॉक्टर रविशंकर पांडे जी तो इसमें जुड़ नहीं पाए तकनीकी कारणों से, आगे उनका व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। और प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने विशेष करके ये बात शुरू में ही कही कि भारत के स्वरूप पर अनेक प्रकार के विवाद चलते रहते हैं, तो इंद्र विजय एक प्रकार से उन विवादों का समाधान है। क्योंकि भारतवर्ष की जो सीमा की चर्चा है वो विशेष रूप से इस ग्रंथ में की गई है। भारतवर्ष के जो प्रांत और जनपदों की चर्चा इसमें है, फिर वैदिक संदर्भों के आधार पर उस पर विमर्श है इस ग्रंथ में। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। और सप्तद्वीपा वसुंधरा की प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने चर्चा की। और भारतवर्ष की जो सीमा है वो कहाँ तक फैली हुई है, कितना विस्तृत है, उसकी भी चर्चा संतोष जी ने यहाँ पर की। और ये जो पूर्व में किरात और पश्चिम की जो सीमा है वो यवनों की है, और यवन शब्द की चर्चा करते हुए प्रोफेसर शुक्ल जी ने ये बताया कि यवन और कोई नहीं है, वो ग्रीक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर पश्चिमी सीमा यवन देश तक है अर्थात ग्रीक तक है, तो हमारे भारत की सीमा जो है ग्रीक तक थी। ये इस प्रकार एक विस्तृत भारत और अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो पंडित ओझा जी के ग्रंथ द्वारा सुस्पष्ट होती है। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने ब्राह्मी एवं खरोस्ती लिपि की चर्चा की। अभी अभी कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी कला केंद्र में प्रोफेसर स्वाई जी ने लिपियों की कुछ चर्चा की थी। उस संदर्भ में भी उन्होंने खरोस्ती लिपि की बात कही थी कि जिस प्रकार उर्दू जो लिपि है वो बाएं से दाहिने ना हो करके दाहिने से बाईं ओर जो है वो लिखी जाती है, तो उसी प्रकार जो खरोस्ती लिपि है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, ये बात बताई थी। और हम चूंकि असम से हैं, हमारे असम में अभी भी किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर अगर अच्छा ना हो तो उसके लिए उसको कहते हैं कि क्या खरोस्ती लिपि में तुम लिख रहे हो। तो इस प्रकार की उक्ति हमारे वहाँ प्रसिद्ध है। तो लिपियों की चर्चा संतोष जी ने की और पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लिपियों के विकास पर भी प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार आज मुझे लगा कि ये जो इंद्र विजय ग्रंथ है, इससे यद्यपि मेरा कोई परिचय नहीं था, ग्रंथ मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन इन वक्ताओं को सुनने के बाद
मुझे इस ग्रंथ का यत्किंचित परिचय जो प्राप्त हुआ उससे लगा कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। पुनः आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद।